हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर लिया था। आधी उधर से लाइट जलाना वो बोले। अब है केमिकल प्रॉपर्टी। कंपाउंड्स दो हैं, दो कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। दोनों में दो चीजें करनी है, ध्यान दो। एक तो दोनों का प्रिपरेशन और दोनों का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, व्हेन दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दोनों चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको। लेकिन कंपाउंड के बारे में, एक कंपाउंड है क्रोमियम का और दूसरा कंपाउंड है मैग्नीज का। क्रोमियम का कंपाउंड है K2Cr2O7 और मैग्नीज का कंपाउंड है KMnO4। पहले आप ये बात करो कि क्रोमियम के ऑक्सो एनायन कौन कौन से? ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम। ऑक्सो एनायन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन, एनायन ऑफ क्रोमियम कंटेनिंग ऑक्सीजन। क्रोमियम के दो ऑक्सो एनायन है, या क्रोमियम दो ऑक्सो एनायन बनाता है। एक बनाता है CrO4 2-, इसको बोलते हैं क्रोमेट। क्या बोलते हैं? क्रोमेट। स्ट्रक्चर होता है इसका Cr से 4 ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन, ये टेट्राहेड्रल। इस ऑक्सीजन की डाइवैलेंसी पूरी, इसकी डाइवैलेंसी पूरी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक माइनस। और जो दूसरा है वो क्रोमेट के 2 यूनिट से बना होता है, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला होता है Cr2O7 2-। देखो, ये क्रोमेट का बेटा एक यूनिट हुआ, ये क्रोमेट का दूसरा यूनिट, और ये दोनों यूनिट जुड़ गए थ्रू ऑक्सीजन। डाइवैलेंसी पूरी, डाइवैलेंसी पूरी, इसकी भी डाइवैलेंसी पूरी, इसकी भी डाइवैलेंसी पूरी, इस ऑक्सीजन की भी डाइवैलेंसी पूरी, इसके पास एक की कमी, इसके पास एक की कमी, एक माइनस। Cr2O7 पे 2-। पोटेशियम जब क्रोमेट बनाता है तो उसका फॉर्मूला होगा K2Cr4, क्योंकि पोटेशियम पे 1+ और क्रोमेट पे 2-, तो फॉर्मूला हुआ K2Cr4। और पोटेशियम जब डाइक्रोमेट बनाएगा तो उसका भी फॉर्मूला होगा K2Cr2O7। इज दैट फाइन? क्योंकि पोटेशियम पे 1+, Cr2O7 पे -2। पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में कैसे फॉर्मूला लिखता है, क्रिस क्रॉस करो। ये 2 ऑक्सो एनायन है। इन दोनों ऑक्सो एनायन में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होती है। इसमें यदि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो x - 8 = -2, x = +6। और यहां भी निकालोगे तो 2x - 14 = -2, ठीक है ना? तो 2x = 12, तो x = +6। इनफैक्ट किसी भी डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन में उसका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है। जानते हो क्यों? जैसे यहां पे मैग्नीज का ऑक्सो एनायन अभी पढ़ेंगे, उसमें भी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सो एनायन का मतलब कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो मेटल को इट इज कैपेबल, ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि इट कैन ब्रिंग द मेटल टू अ वेरी वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल को वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ला सकता है। भाई +7 या +6 में वही एलिमेंट तो लाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, +6 में ले जाए तो वही लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है कि मेटल शो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्सो एनायन बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, या आप कह लो ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। आगे समझ में? अब ये दोनों जो ऑक्सो एनायन है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ पीएच। क्रोमेट का
क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, मीडियम को एसिडिफाई करो। एसिडिफाई करो का मतलब कि मीडियम का पीएच जो है वो कम करो। पीएच कम होगा, एसिडिफाई होगा, मतलब H प्लस की प्रेजेंस होगी। CrO4 माइनस 2 माइनस H प्लस से कंबाइन होकर पहले तो बनाता है HCrO4 1 माइनस, और फर्दर इसका पीएच डिक्रीज करो तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 2 माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वैसे ही Cr2O7 2 माइनस का पीएच बढ़ा दो तो पहले कन्वर्ट होगा HCrO4 माइनस में, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा इसका पीएच और बढ़ा दो तो क्रोमेट में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इफेक्ट ऑफ पीएच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? माने क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना हो एसिडिफाई करो, और डाइक्रोमेट को क्रोमेट में करना हो तो उसकी जो पीएच है वो इंक्रीज करो, एसिडिटी जो है वो कम करो, मीडियम की बेसिसिटी बढ़ाओ। अब इसका प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर करते हैं आयरन के क्रोमाइडोर से। इसे क्रोमाइडोर ऑफ आयरन। आयरन का क्रोमाइडोर है, ये स्टेप 1 है। आयरन का क्रोमाइडोर है FeCr2O4। ये याद करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। इसको स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्ट करते हैं, लाइक NaOH, और ऑक्सीजन पास करते हैं। ये इसलिए इजीली याद करने लायक है क्योंकि इसके भी प्रिपरेशन में NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कली में O2 पास करते हैं, और आगे के MnO4 पढ़ेंगे तो वो भी उसमें भी उसके कोर में उसको रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, पहले बनता है सोडियम का क्रोमेट। अब सोडियम की क्रोमेट का फॉर्मूला, सोडियम के क्रोमेट का फॉर्मूला। अब इस तरह से तुम उल्टा सीधा काम करोगे। अभी तो बताया हूं क्रोमेट CrO4 2 माइनस होता है। अरे मन बुद्धि 9th की जैसा जितना भी दिमाग नहीं लगाओगे, Na2CrO4 एकदम तुम लोग दिमाग बुद्धि यूज करना ही बंद किए हो। प्लस बाई प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 प्लस सोडियम क्रोमेट बन गया। लेकिन हमें सोडियम क्रोमेट नहीं चाहिए, हमें तो डाइक्रोमेट चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? आदि इस सोडियम क्रोमेट को, या मैंने बताया कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट करने के लिए मीडियम को क्या करना चाहिए? एसिडिफाई कर देना चाहिए। आप कुछ मत करो, या तो इसको H2SO4 से रिएक्ट कर दो। यदि आपको लग रहा है H2SO4 से रिएक्ट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, एलो के ऊपर H प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाला समझ जाएगा कि मीडियम को एसिडिफाई किया तो क्या बन गया? सोडियम का डाइक्रोमेट। अब हमें सोडियम का डाइक्रोमेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पोटेशियम का डाइक्रोमेट। तो सोडियम के डाइक्रोमेट को KCl से रिएक्ट करो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, पोटेशियम का डाइक्रोमेट बन जाएगा और प्लस सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा। क्रोमाइड और को रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग एल्कली में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम का क्रोमेट बना, फिर सोडियम के क्रोमेट को एसिडिफाई कर दिया, सोडियम का डाइक्रोमेट बन गया, KCl से रिएक्ट किया, K2Cr2O7। अब है ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज भी देखो दो ऑक्सो एनायन बनाता है, एक है MnO4 2 माइनस और दूसरा है MnO4 1 माइनस। फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। इस MnO4 2 माइनस को बोलते हैं मैंगनेट। मैंगनेट इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, x -8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6, और इसको बोलते हैं परमैंगनेट, जिसका x -8 इक्वल टू -1 यहां मैग्नीज भी अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हर ऑक्सो एनायन में मेटल अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्योंकि ऑक्सो एनायन में मेटल इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाई एलिमेंट हैविंग हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये 10th क्लास की केमिस्ट्री। मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं।
और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो नॉन मेटल सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है, राइट, दैट्स व्हाई। अब पोटेशियम यदि मैग्नेट बनाता है तो इसका फॉर्मूला होगा K2MnO4, क्योंकि वही चीज K पे 1+ और MnO4 पे 2-। और पोटेशियम यदि पर मैग्नेट बनाता है तो उसका फॉर्मूला KMnO4। इसका प्रिपरेशन ये प्रिपेयर होगा फ्रॉम पायरोल्यूसाइड ओर। ये जो पायरोल्यूसाइड ओर है किसका ओर है? मैग्नीज का। वो आयरन का क्रोमाइड ओर है, FeCr2O4। इसका फॉर्मूला होता है MnO2। और इसमें भी जैसे वहां पे भी ओर को स्ट्रॉन्ग एल्कली वो ऑक्सीजन रिएक्ट किया था, यहां भी ओर को माने MnO2 को स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक KOH+O2 करता है। पहले बनता है मैग्नेट। अब मैग्नेट बनेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? K2MnO4। और सेकेंड स्टेप में K2MnO4 को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अब इसको ऑक्सीडाइज करना हो तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कोई ना कोई नॉन मेटल। K2MnO4 को Cl2 से रिएक्ट किया, राइट। ऐसा में कि एक K और एक Cl निकल गया इन द फॉर्म ऑफ KCl, और एक K और MnO4 बन गया KMnO4। समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन? यहाँ पे MnO4 2- है और ये क्लोरीन Cl2। रिएक्शन के बाद ये MnO4 चेंज हो जाता है 1- में, और ये Cl कन्वर्ट हो जाता है Cl- में। ये Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया MnO4 2- में, उस इलेक्ट्रॉन को Cl ने गेन किया। Cl गेन करने के बाद खुद तो कन्वर्ट हो गया Cl- में, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कन्वर्ट हो गया। आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब भी याद नहीं करोगे तो अब डंडे से बच नहीं पाओगे, बहुत बुरा मालूम, ध्यान रखना। अब नहीं याद किए तो ये जो तुम्हारा चश्मे की गोलाई है ना, यूज ही नहीं कर पाओगे चश्मा। अब ध्यान गजब की हो गई यार। अब थोड़ा कलर वाइज देख लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओर को NaOH+O2, क्रोमेट, क्रोमेट को एसिडिफाई किया, डाइक्रोमेट खत्म। इसमें पायरोल्यूसाइड को स्ट्रॉन्ग एल्कली +O2, पहले मैग्नेट बना, मैग्नेट को ऑक्सीडाइज कर दिया, पर मैग्नेट बन गया। ये जो K2Cr2O7 बनता है ये ऑरेंज कलर का होता है। यहां पे MnO2 इज ऑफ ब्लैक कलर। MnO2 को रिएक्ट किया, K2MnO4 बना। ये K2MnO4 मैग्नेट ग्रीन कलर का, इट इज ऑफ ग्रीन कलर। और जो पर मैग्नेट बना ये पर्पल कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट ब्लैक होता है, पिंक होता है, मैजेंटा होता है, हर चीज। KMnO4 इज अ सॉलिड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड, बिल्कुल डीप ब्लू कलर का सॉलिड होता है। उसका सोल्यूशन बनाया, थोड़ा पानी डाला तो मैजेंटा वॉयलेट कलर रहता है, इट इज अ डीप वॉयलेट कलर। और पानी डालो, थोड़ा कलर लाइट होगा, मैजेंटा हो जाएगा। और पानी डालो, विल टर्न पिंक। तो कभी भी आए पिंक कलर, मैजेंटा कलर, वॉयलेट कलर, पर्पल कलर, पर्पल ब्लैक कलर, वॉयलेट ब्लैक कलर, KMnO4 जब भी पिंक आता है वो इसमें, ठीक है ना। टाइट्रेशन में KMnO4 का पिंक कलर वो डाइनो सोल्यूशन, इज दैट फाइन। तो कभी भी आए क्वेश्चन आएगा ABCD एक कंपाउंड है जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर कभी भी आए समझ जाओ MnO2 है। क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक आपका साफ है, P ब्लॉक है ही नहीं। तो इनऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शन यदि बनती है तो यही एक टॉपिक ही है रिएक्शन का, और कुछ है ही नहीं है। सच ए स्मूथ कोर्स यू हैव। अब इससे आसान माने 10वीं के बराबर का कोर्स हो गया 12वीं का। मोर देन 50% कोर्स द बोर्ड हैज रिड्यूस्ड। अब इनकी प्रॉपर्टी में इन दोनों की एक ही प्रॉपर्टी है। इस पे इफेक्ट ऑफ पीएच समझ गए आप। एक तो आता है इफेक्ट ऑफ पीएच को ऑक्सीडाइज माने पीएच रिड्यूस करो, माने सॉरी पीएच कम करो, मीडियम को एसिडिफाई करो, क्रोमेट बाइक्रोमेट फिर डाइक्रोमेट। इस पे एक प्रॉपर्टी आती है इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। KMnO4 को हीट करो तो वो दूसरे अपने ऑक्सो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है
परमैंगनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट में, K2MnO4 में, प्लस बन जाता है MnO2 प्लस इफेक्ट ऑफ हीट देखा जाता है कई बार में। और इसमें इफेक्ट ऑफ पीएच हो गया पहली प्रॉपर्टी। इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई इफेक्ट ऑफ पीएच, प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, इसमें पहली प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ पीएच, सॉरी इफेक्ट ऑफ हीट, और दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। कहने का मतलब है कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, रिएक्शन कैसे लिखना है वो मैं समझा दे रहा हूं, बहुत आसान होता है रिएक्शन लिखना। माने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो खुद क्या होंगे? रिड्यूस। खुद क्या होंगे? रिड्यूस। अब जब पोटेशियम डाइक्रोमेट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इसका खुद का रिडक्शन होगा। आप पूरी इक्वेशन को दो हाफ में लिखो, एक तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हाफ और एक इसका खुद का रिडक्शन हाफ। दोनों हाफ को बैलेंस करो और दोनों को ऐड करो। रिडॉक्स लिखने का ही तरीका, पूरी लंबी रिएक्शन में लिखवा दूं, इट विल बी हेडेक फॉर यू, अंडरस्टैंड। तो जब ये खुद रिड्यूस होता है माने दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज, तो ये कन्वर्ट होता है Cr। इसका रिडक्शन हाफ है, क्या है? रिडक्शन हाफ। अब इसको बैलेंस कर दो। आप कहोगे, कोई पूछेगा कैसे इसका रिडक्शन हो रहा है, तुरंत आप बता दोगे क्योंकि क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 अभी निकाला है और वो कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, माने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, इसका मतलब खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब ये 2 क्रोमियम है, ये 2 कर दिया। 7 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं वाटर, 7 वाटर हो गया। 14 हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14H+। अब चार्ज बैलेंस कर दो लास्ट में। LHS में टोटल चार्ज है 14+ और 2 - 12+, इधर टोटल चार्ज है 6+, तो यहां पे हम ऐड कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12+ और 6- ये भी 6+। ये K2Cr2O7 के अंदर होने वाले चेंजेस हैं व्हेन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो MnO4 1- it convert into MnO2+, +7 convert into +2। बैलेंस करो, एक मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन तो 4 वाटर, यहां 8 हाइड्रोजन की कमी हुई तो 8H+ लगा दिया क्योंकि मीडियम एसिडिक मीडियम में है। 8+ और 1- कितना हुआ? 7+, इधर है 2+, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। 7+ और 5- ये भी होता है 2+। इज दैट फाइन? यस। समझ में आएगी नहीं? अब जैसे मान लो आपसे रिएक्शन पूछा जाए कि रिएक्शन विद फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन लिखो। व्हाट विल हैपन व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिएक्टेड विद फेरस सल्फेट। आपको पता है फेरस सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो K2Cr2O7 का नेचर ही है चीजों को ऑक्सीडाइज करना। तो फेरस मतलब Fe2+ को ये कन्वर्ट करेगा Fe3+। किया कन्वर्ट, बैलेंस कर लो इसको, एक Fe 2+, 3+ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि 3+ और 1-। और इसके खुद के अंदर क्या चेंज हो रहा है पता ही आपको कि जब ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो खुद के अंदर 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, 2Cr3+ +7। अब दोनों को बैलेंस करके ऐड कर दो। बैलेंस करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, राइट हैंड साइड में इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए। इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 Fe2+, 6 Fe3+, 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दो। LHS LHS में ऐड होगा, RHS RHS में ऐड होगा, कर लोगे ना? क्या बना? Cr2O7 2- + 14H+ + 6Fe2+ converting to 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7 हो गई। और वही चीज इसमें करना हो फेरस सल्फेट का इसमें, तो Fe2+ will convert into Fe3+ + 1 इलेक्ट्रॉन
और MnO4 माइनस ये खुद कन्वर्ट होता है 8H जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो खुद क्या होता है रिड्यूस, तो ये कन्वर्ट होता है +5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Mn2 प्लस 4H2O। अब देखो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट 5 इलेक्ट्रॉन राइट कैंसिल, नेट इक्वेशन आ गया MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5Fe2 प्लस 5Fe3 प्लस Mn2 प्लस 4H2O। दिस इज हाउ रिएक्शन के बाद इसका जो K2Cr2O7 की जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑरेंज कलर का है और खुद कन्वर्ट किसमें होगा Cl3+ में, इसका ऑरेंज कलर टर्न्स ग्रीन, हमेशा ग्रीन होता है। और जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो उसका पिंक कलर डिकोलराइज हो जाता है। अच्छा, इट बिकम कलरलेस। ठीक है ना, हाइड्रेशन में भी होता होगा, पिंक कलर इज डिकोलराइज, इट बिकम कलरलेस। यस, इट बिकम कलरलेस। मान लो वैसे रिएक्शन दे दिया जाए कि रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड, अब आप चक्कर में पड़ रहे हो कैसे रिएक्शन लिखें, कैसे रिएक्शन लिखें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड में I- है। क्या है? I-। भाई पोटेशियम को ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, ये तो I- को ही करेगा। I- जब ऑक्सीडाइज होगा तो इस पे माइनस जो चार्ज है ऑक्सीडेशन के दौरान आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होता है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। अब ये कम होगा, पहले ही 1- है, अब कम होगा तो क्या हो जाएगा 0, प्लस में जा नहीं सकता क्योंकि ये नॉन मेटल है, प्लस में तो जाता नहीं है, तो ये I- कन्वर्ट इनटू I2। एलिमेंट्री आयोडीन, ये -1 है और ये क्या हो गया 0 हो गया। पोटेशियम आयोडाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इट कन्वर्ट इनटू I2। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, आप बैलेंस कर लो भाई, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, यहां चार्ज है 2- यहां चार्ज है 0, तो यहां और इसका हाफ आपको पता ही Cr2O7 2- प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 14H प्लस और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन थे 6। अब जब बैलेंस करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ 2 है, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। और वैसे ही इसमें भी होगा, I- को ये भी किस में टर्न करेगा I2 into I- प्लस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और MnO4- कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में प्लस 4H2O, यहाँ पे प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ये इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ 5 यहाँ 2, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से ऐड कर दो। सबसे आसान है, चाहो तो यूं लिख लो, ये ज्यादातर आता है कि कंप्लीट द रिएक्शन, क्या रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, Cr2O7 2- प्लस I- कंप्लीट द रिएक्शन। तुरंत आप रिएक्शन कंप्लीट करते समय लिख दोगे कि भाई I- को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा I2 में और खुद होगा रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे प्लस H प्लस क्यों होगा, बिकॉज द मीडियम इज एसिड। ये कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में प्रॉपर्टी पूछी जाती है। डी ब्लॉक की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इट इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स। रिएक्शन दे दिया जाएगा, इक्वेशन दे दिया जाएगा, LHS दिया होगा, RHS आपको कंप्लीट करना होगा। अंडरस्टैंड? जैसे मान लो दे दिया MnO4- प्लस Fe2 प्लस, कंप्लीट द रिएक्शन, तो यहां आप करोगे H प्लस जो कि मीडियम एसिडिक है, Fe2 प्लस को कन्वर्ट कर दिया Fe3 प्लस, खुद कन्वर्ट हो गया Mn2 प्लस में प्लस H2O। यू कैन राइट द रिएक्शन इन दिस फॉर्म आल्सो। इज दैट फाइन? दिस इज हाउ एक साथ मैं जब रिएक्शन कराऊंगा तो एक साथ कितनी रिएक्शन डी ब्लॉक से पूछी जा सकती हैं फिलिप्स में, वो सारी एक साथ करा दूंगा। लॉजिक यही है, व्हेन K2Cr2O7 act as oxidizing agent, it itself Cr2O7 2- convert into Cr3+, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो MnO4 कन्वर्ट इनटू Mn2+, उसका पिंक कलर डिकोलराइज हो जाता है और इसका ऑरेंज कलर टर्न्स ग्रीन। दैट्स इट। इज दैट फाइन?
ऑक्सोनाइन ऑफ क्रोमियम, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, हाउ आर दे इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंज इन पीएच, इससे हीट का इफेक्ट वगैरह। दिस इज ऑल अबाउट डी ब्लॉक। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूं अबाउट एफ ब्लॉक। माने ये रिवीजन के हिसाब से है, मेन क्लास के हिसाब तो छोटा सा था सर। हाँ छोटा सा है, तो जो है वो बता देता हूं मैं। रिवीजन क्लास के हिसाब से है, रिवीजन शॉर्ट वन शॉट, लेकिन वन शॉट में भी आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग व्हिच यू शुड। ये नहीं कि आधा घंटा में आधी चीजें छोड़ के और 50%। अब देखो एफ ब्लॉक है, आपको पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स छठे और सातवें पीरियड में होते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में अनपेयर्ड एफ पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल होता है, पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल। 6 पीरियड में क्या होता है, 6s1 6s2 5d खाली होता है, 4f की फीलिंग होती है फ्रॉम 1 to 14। 7 पीरियड में 7s1 7s2 6d तो खाली होता है, 5f की फीलिंग होती है फ्रॉम 1 to 14। तो यदि वैलेंस शेल 6 और 7 की जगह n लिख ले तो n का h तो भरा होगा, n-1 का d खाली होगा और n-2 के f में फीलिंग होगी फ्रॉम 1 to 14। लेकिन आपको पता है कुछ एलिमेंट एक्सेप्शन होते हैं जिनमें NH में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो गया 1 to 2। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें D में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो D हो गया 0 to 1 और n-2f हो गया फ्रॉम 1 to 14। जो 4f वाली सीरीज है इसको बोलते हैं लैंथेनाइड, जो 5f वाली सीरीज है इसको बोलते हैं एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स। तो हम बात कर रहे हैं पहले लैंथेनोइड्स की। लैंथेनोइड की फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला है मेटेलिक करेक्टर। जैसे डी ब्लॉक का मेटेलिक करेक्टर हाई होता है, ये भी द मेटल्स या दीज आर द एलिमेंट्स विद अ हाई मेटेलिक कैरेक्टर। एलिमेंट्स हैविंग हाई मेटेलिक कैरेक्टर। और ये इसलिए होता है क्योंकि भाई इनमें वैलेंस शेल n इक्वल टू 6 है, और n इक्वल टू 6 का मतलब ये देखो न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 बहुत दूर होता है इलेक्ट्रॉन, और चूंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पुल बहुत कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होता है। इसलिए दीज आर द एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आयनाइजेशन इंथैल्पी इनकी काफी कम होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयनाइजेशन इंथैल्पी की। आयनाइजेशन इंथैल्पी इज टू लो, ठीक है ना। इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी इट इज इक्विवेलेंट टू एल्केलाइन अर्थ मेटल, जो एकदम सेकंड ग्रुप वाले हैं, जो मोस्ट मेटेलिक होते हैं, इनके इक्विवेलेंट होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल। देयरफॉर इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होती है। दे आर द एलिमेंट्स विद अ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इज दैट फाइन? 2 हो गया। तीसरा डेंसिटी, हाई होती है डेंसिटी। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो डेंसिटी होता है m/g, मास तो बढ़ता है, वॉल्यूम जो है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम होता है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो प्रोटॉन भी तो ऐड होंगे, तो मास तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ओवरऑल डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। मास बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो डेंसिटी तो क्या होगी? बढ़ेगी। अंडरस्टैंड? चौथा एटॉमिक साइज। ऑफ कोर्स कोई स्पेसिफिक ट्रेंड तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एटॉमिक साइज के बारे में हम पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होती है, मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है, दे आर द एलिमेंट विद हाई मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल जेड फैक्टर इंक्रीज होता है, देयरफॉर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती है। दिस इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है वो डिक्रीज होती है। पांचवा है ऑक्सीडेशन स्टेट।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और क्यों शो करते हैं? क्योंकि पार्टिसिपेशन है NS का, N-1 D का और N-2 F का। डी ब्लॉक में तो यही था। तो डी ब्लॉक में तो सिर्फ NS और N-1 D पार्ट ले रहे थे, वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल। यहां तो वैलेंस भी पार्ट लेता है, पेनल्टीमेट भी पार्ट लेता है और सब पेनल्टीमेट भी पार्ट लेता है। इसलिए ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू शो ऑक्सीडेशन स्टेट। वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस पूरी सीरीज में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, पता होना चाहिए सबको, लैंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कुछ एलिमेंट हैं जो दूसरे ऑक्सीडेशन, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। उन एलिमेंट्स का नाम आपको पता होना चाहिए। पूरी सीरीज तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन शुरू के 2, मिडिल 2 और लास्ट के 2 एलिमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। लैंथेनम, सीरियम, ये शुरू के 2 हो गए। बीच के 2 यूरोपियम, गैडोलिनियम GD, लास्ट में इटर्बियम YB, ल्यूटीशियम LI। अब ये शुरू का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद ही लिख लोगे कौन सा किसका कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। चूंकि लैंथेनाइड की बात हो रही है, 6s भरा होगा 6s2, 4f में आना चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो 5d। एक और एक्स्ट्रा आ गया तो 6s2, अब वो जो दोनों एक्स्ट्रा हैं वो 4f में चले जाते हैं। 4h ये बीच का है तो 6s2 4f7। अब एक और एक्स्ट्रा आया, अब वो एक्स्ट्रा आपके 4f8 नहीं बनाता है, F7 हाफ फील्ड है, ये 6s2 4f7 5d1 एग्जैक्टली। ये हो गया 6s2 4f14 लास्ट। सर 4f होगा ना 6f 6s2 4f14 और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया वो हो गया 6s2 4f14 5d1। अब लैंथेनम का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा? 6s के दोनों जाएंगे और 5d का एक जाएगा, क्योंकि 5d अनपेयर्ड तो रहेगा नहीं, तो इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें 6s के दोनों जाएंगे तो 4f के भी दोनों जाएंगे +4। इसमें 6s के दोनों जाएंगे, 4f हाफ फील्ड है, तो इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। गैडोलिनियम 6s के दोनों और 5d का एक +3। इटर्बियम +2, ल्यूटीशियम +3। सवाल आते हैं इस पे, आप कहोगे कि इस पे क्यों बताया, हमें क्यों इस तरह से बनाए, व्हाई हैव यू डन इट? तो इस पे आता है कि जैसे क्वेश्चन आता है C3+ इज रिड्यूसिंग whereas EU या YB3+ is oxidizing in nature. Why? तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कंसेप्ट तो मैंने डी ब्लॉक में ही आपको बता दिया था कि कोई एलिमेंट यदि रिड्यूसिंग नेचर का है, दे रहा है रिड्यूसिंग, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। माने दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस, खुद क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब उसका कोई ना कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। अब वो कौन सा ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपको नहीं पता, ये आप देख के पता कर लोगे। या आपको क्वेश्चन छूट ही रहा है तो आई हैव टोल्ड कि गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ ई नॉट, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है माने खुद रिड्यूस हो रहा है, माने उसका ई नॉट ज्यादा है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है वो दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, उसका मतलब उसका ई नॉट कम है। लेकिन बेटर होगा कि आप आंसर जो है वो हायर और लोअर ऑक्सीडेशन, आप तुरंत बोलोगे एज वी नो फॉर Ce+4 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas for YB 2+ is the most common oxidation state, इसका stable oxidation state होता है 2+, इसका stable oxidation state होता है 4+, इसलिए ऑक्सीडाइज होता है, act as reducing agent, ये रिड्यूस होता है, act as oxidizing। और एक रिवर्स सवाल हो रहा है, वैसे ही एक और आ गया Sm2+, आपको नहीं पता कि Sm क्या है, Sm कहां से आ गया नहीं पता। Sm2+ is reducing in nature, why? कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके बारे में आपको नहीं पता, तुरंत आप बोल दोगे कि रिड्यूसिंग नेचर का है, मन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और हमें पता है कि लैंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था +3, तुरंत आप बोलोगे कि फॉर लैंथेनॉइड द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, देयरफॉर
टू अटेन +3 स्टेट इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्ट एज अब नहीं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूं एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मैंने बता दिया कि amongst लेंथेनाइड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल जेट फैक्टर इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस यही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके 3 कॉन्सिक्वेंस हैं 3 कॉन्सिक्वेंस 3 चीजों पे इसका असर पड़ता है 3 में से एक तो मैं पहले बता चुका हूं पहला याद है आप में से किसी को अरे किसकी साइज खाली साइज लिखने से हो जाएगा सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन डी ब्लॉक में आपको पता है 4th पीरियड 5th पीरियड 6th पीरियड 4s1 4s2 3d1 से लेके 3d10 5s1 5s2 4d1 से लेके 4d10 6s1 6s2 5d1 से लेके 5d10 लेकिन 5d में जाने से पहले 14 इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं पता है इसका 4f फील्ड है और आपको ये भी पता है 4f की शील्डिंग पुअर होती है नेग्लेजिबल होती है तो 14 इन 14 प्रोटॉन की वजह से चूंकि पुअर शील्डिंग है f इलेक्ट्रॉन की 14 प्रोटॉन का जेट फैक्टर इतना ज्यादा हो जाता है कि इन दोनों एलिमेंट की साइज सेम रहती है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के बावजूद भी साइज रिमेन्स द सेम एग्जांपल मैंने बताया था पेयर ऑफ एग्जांपल which two have the same property Zr and HF zirconium and hafnium ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों डी ब्लॉक के हैं एक सेकंड सीरीज का एक थर्ड सीरीज का है दोनों की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी इसलिए होती है क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोनों की साइज एक जैसी हो जाती है और इसके दोनों की प्रॉपर्टी भी सेम होती है सेकंड और थर्ड सीरीज का कोई भी दो एलिमेंट इज दैट फाइन दूसरा सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज अलग अलग होता है प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है इसलिए इट बिकम पॉसिबल टू सेपरेट द लेंथेनॉइड्स आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग भाई आपको पता है मान लो आपको दिया जाए शुगर और सैंड का मिक्सचर और काले अलग करो आपको पता है इनकी प्रॉपर्टी अलग है कौन सी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी एक वाटर में सॉल्युबल है एक दूसरा वाटर में सॉल्युबल नहीं है तुरंत दोनों को डाल दोगे आप शुगर पानी में घुल जाएगा सैंड नहीं घुलेगा दोनों को फिल्टर करके अलग करोगे आयरन और सैंड का मिक्सचर दे दिए काले अलग करो अब तो दोनों इनसॉल्युबल है लेकिन आपको पता है कि आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है सैंड मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट लाओगे आयरन मैग्नेट पे चिपक जाएगा सैंड नहीं चिपकेगा अलग हो जाएगा मेरे कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएट आप तभी कर पाओगे जब दो सब्सटेंसेस के मिक्सचर को जब उन दोनों की प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस होगा तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंथेनॉइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है और इसलिए इट बिकम प्रॉपर्टी में जब डिफरेंस आता है तो इट बिकम पॉसिबल टू सेपरेट इट और तीसरा और लास्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड बेसिसिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इनके हाइड्रोक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा इनके कुछ नहीं सोच रहे हो आप लोग इनके हाइड्रोक्साइड का जनरल फॉर्मूला होगा MOH4 क्योंकि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+ तो हाइड्रोक्साइड का जनरल फॉर्मूला होगा MOH4 ये हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं क्यों बेसिक होते हैं क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में लोगे तो ये आयनाइज हो जाएंगे N3+ में और OH- दैट्स व्हाई दे आर बेसिक आई समझे अब लेफ्ट टू राइट आप जाओगे लेंथेनॉइड में सारे लेंथेनॉइड यही बनाएंगे एलए भी यही बनाएगा सीरियम भी यही बनाएगा यूरोपियम भी यही बनाएगा सब यही बनाएंगे लेकिन लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो जो M3+ की साइज है वो कम होगी या नहीं होगी क्यों कम होगी ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन माने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वन वर्ड जेट फैक्टर आप क्यों कर रहे हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज कर M की साइज जो है वो कम होगी अब M की साइज कम होगी तो M और OH का जो ये बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाएगा
बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी ना, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट। कम OH माइनस रिलीज होंगे तो बेसिटी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। है समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो ये LaOH3 है, ये CeOH3 है, ये EuOH3 है, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बेसिटी जो है वो कम होती जा रही है। ये मोर बेसिक है, लेस लीस्ट। ये 3 कॉन्सिक्वेंस हैं। ये टॉपिक भी है और डायरेक्ट सीबीएसई का क्वेश्चन भी है। What are lengthenide contraction and write its consequences. So amongst lengthenide, when we move left to right, due to poor shielding, lengthenide contraction के बारे में बात हो रही है। Due to poor shielding of F electron, jet factor increases and therefore size decreases. This is lengthenide. अब lengthenide contraction का असर किस पे पड़ा? Similarity in size of second and third series, separation of lanthanides, और तीसरा हो गया बेसिटी। तो बेसिटी में आप डायरेक्ट आप लिख दोगे क्योंकि lengthenide contraction की वजह से, अब उसमें नहीं लिखोगे कि पुअर शील्डिंग F और Z, ये सब नहीं, डायरेक्ट lengthenide contraction की वजह से मेटल की साइज छोटी होती है, MOH बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है और इसकी बेसिटी भी कम होती है। That's it. यही चीज चलता है एक्टिनॉइड में। एक्टिनॉइड में भी यही, एक्टिनॉइड में बस ये 7s आ जाता है और फीलिंग होती है 5s। वो भी मेटेलिक होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी भी लो होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक चीज अनकॉमन है, वहां भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे यहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहां पे एक्टिनॉइड, क्योंकि 5F की भी पुअर शील्डिंग होती है। एक चीज अनकॉमन है, एक चीज यूनिक है। ये पूछा था, व्हाई स्टडी ऑफ एक्टिनॉइड इज नॉट एज स्मूथ एज लेंथेनाइड। कॉमन, एक तो एक्टिनॉइड ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं और उनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। दूसरा, एक्टिनॉइड में क्या है कि जो पार्टिसिपेशन होता है 7s, 6D और 5F का होता है, और इन तीनों सेल्स, सबसेल्स ऑर्बिटल की एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, एक जैसी होती है। मतलब एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। यदि 7 थोड़ा सा एनर्जी दिया, 7s का इलेक्ट्रॉन यदि रिएक्शन में पार्ट ले जाए तो उसी एनर्जी से करीब करीब 6D का भी पार्ट ले सकता है और उसी से 4F का भी पार्ट ले सकता है, 5F का भी पार्ट ले सकता है। तो ये मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि कौन सा एलिमेंट कब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेज शो करेगा। जैसे यहां हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये +2 +3, यहां पे मुश्किल हो जाता है क्योंकि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन 4F पे जा रहे हैं, अब थोड़ी सी एनर्जी से तीनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका रीजन यही है, पहला रीजन तो मैंने बता दिया। दूसरा मेन रीजन यही है, इट इज बिकॉज द एनर्जीज ऑफ 7s, 6D and 5F are equivalent, therefore it is difficult to predict the oxidation state shown by a particular metal. Understand? This is all about lanthanide and actinide. Lanthanide में एक और चीज, मिक्स्ड, एक एलॉय के बारे में आपको पढ़ना है। मिक्स्ड मेटल जो कि एलॉय होता है लैंथेनाइड्स का, और वो नेचर वाइज पायरोफोरिक होता है, गैस लाइटर्स वगैरह में यूज आता है फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लेम। ठीक है, मिक्स्ड मेटल के बारे में पूछा जाता है हमेशा। अंडरस्टैंड? इज दैट फाइन? दिस इज ऑल अबाउट लैंथेनाइड्स। तो आज हमने किया क्या? आज हमने क्रोमियम और मैग्नीज के कंपाउंड पढ़ ले। क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्सो एनाइड, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट, दोनों का इंटर कन्वर्जन वो चेंज हो सकता है बाय चेंज इन पीएच। इसमें KMnO4 पे हीट का इफेक्ट मैंने बताया था कि K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। प्रिपरेशन, उसमें क्रोमाइड और को स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH+O2 करते हैं तो पहले सोडियम क्रोमेट बनता है, फिर एसिडिफाई कर देते हैं तो डाइक्रोमेट बन जाता है, फिर उसको KCl से रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। यहाँ पे पाइरोलिसाइट और MnO2 को स्ट्रॉन्ग एल्कली KOH, O2 से रिएक्ट करते हैं तो पहले मैग्नेट बनता है K2MnO4 और फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, Cl2 से रिएक्ट किया तो KMnO4। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, राइट। चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। K2Cr2O7 रिड्यूस होकर Cr3+ में कन्वर्ट होता है एंड ऑरेंज कलर टर्न्स ग्रीन, और वहां पे MnO4 1-
कन्वर्ट इनटू Mn2 प्लस और KMnO4 का पिंक कलर इज डीकोलराइज्ड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शंस। इज दैट फाइन? आगे समझ में? पक्का? ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह के बाद इसको साथ साथ पढ़ोगे तो अब हो जाएगा, अब नहीं पढ़ोगे तो अब नहीं, कभी नहीं। खूब पूरे साल ये बात मैंने बोली, लेकिन अब तो अब नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनिक के लिए अब मैं कहां जोर दे रहा हूं, और जिनके नहीं है ऑर्गेनिक उनको सबके एक कराओ, नेम रिएक्शन करो, क्योंकि अब तो कहां पॉसिबल है ऑर्गेनिक का। नेम रिएक्शन करो, बीच में कुछ कंसेप्चुअल के टॉपिक बता देंगे, केमिकल टेस्ट बता देंगे। ये अलग बात है कि ज्यादातर जो रिएक्शन आ भी रही है वो नेम रिएक्शन पे ही आ रही है।